हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसकी ये 11th क्लास रहने वाली है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की मिलर विधि, रॉबर्ट मिलर अप्रोच। पिछली क्लासेस में हमने रॉबर्ट मेगर विधि और ग्रोनलून विधि को समझा था, और आज हम समझेंगे रॉबर्ट मिलर विधि को। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछली क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से एक रॉबर्ट मिलर विधि भी है। तो आज हम लोग समझेंगे रॉबर्ट मिलर विधि को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रॉबर्ट मिलर विधि 1962, रॉबर्ट मिलर अप्रोच या मेथड 1962। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की रॉबर्ट मिलर विधि। तो आज हम लोग समझेंगे शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की रॉबर्ट मिलर विधि। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की मिलर विधि मेगर की तुलना में कुछ कठिन है, क्योंकि इसका विकास एयरफोर्स ट्रेनिंग के अनुसंधान के दौरान हुआ था। तो जो रॉबर्ट मिलर विधि है वो मेगर विधि की तुलना में कुछ कठिन है, क्योंकि इसका जो विकास हुआ था वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग के अनुसंधान मतलब रिसर्च के दौरान हुआ था। डॉक्टर रॉबर्ट बी मिलर ने 1962 में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए एक विधि प्रस्तुत की थी। तो डॉक्टर रॉबर्ट मिलर ने अपनी विधि कब प्रस्तुत की थी? 1962 में प्रस्तुत की थी। तो मिलर विधि का विकास एयरफोर्स ट्रेनिंग के अनुसंधान के दौरान हुआ था। मिलर ने मनोगत्यात्मक, क्रियात्मक, साइकोमोटर, कोग्निटिव, ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को ही व्यवहारिक रूप में लिखा। तो मिलर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए जो अपना मेथड दिया था, तो उसमें उन्होंने केवल मनोगत्यात्मक, जिसे साइकोमोटर कहते हैं, केवल इसी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा। देखो ब्लूम ने क्या किया था। ब्लूम ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए 3 डोमेन प्रस्तुत किए थे। पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा था भावनात्मक उद्देश्य और तीसरा था मनोगत्यात्मक उद्देश्य। लेकिन मिलर ने क्या किया थी? मिलर ने मनोगत्यात्मक को ही व्यवहारिक रूप में लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है मनोगत्यात्मक, मनोशारीरिक या क्रियात्मक, जिससे साइकोमोटर, कोग्निटिव, ऑब्जेक्टिव को लिखने के लिए कार्यपरक क्रियाओं, एक्शन वर्ब का प्रयोग सहायक होता है। मिलर ने जो मनोगत्यात्मक उद्देश्य था उसको व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कार्यपरक क्रियाओं का प्रयोग किया था। अब हम समझेंगे शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के चरण, स्टेप ऑफ रॉबर्ट मिलर अप्रोच। पहला स्टेप है इनका, शिक्षक को सर्वप्रथम आवश्यक क्रिया के संकेत, इंडिकेटर या अनुमान क्यू जो अनुक्रिया पैदा करता है उसका वर्णन करना चाहिए। तो रॉबर्ट मिलर की विधि में शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं उनको समझते हैं। तो पहले स्टेप में है, तो शिक्षक को सर्वप्रथम जो क्रिया करानी है उसका संकेत देना चाहिए, वो अनुमान देना चाहिए और इंडिकेटर देना चाहिए कि छात्रों के अंदर अनुक्रिया पैदा हो सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दूसरे चरण में संकेत या उद्दीपक विशेष का वर्णन दिया जाना चाहिए। तो जो भी प्रथम चरण में शिक्षक ने जो इंडिकेटर, जो संकेत दिया है छात्रों को, दूसरे चरण में उसका वर्णन किया जाना चाहिए। इंडिकेटर के बारे में, उद्दीपक के बारे में छात्रों को बताया जाना चाहिए। थर्ड स्टेप है उस नियंत्रण वस्तु का वर्णन करना चाहिए जिसे संक्रिया बनाना है, अर्थात जो क्रिया छात्रों को सिखानी है उस क्रिया में कहाँ कहाँ नियंत्रण करना है, कहाँ कंट्रोल करना है, उसका वर्णन किया जाता है या सिखाया जाता है। फोर्थ स्टेप है हमारा, संपन्न की जाने वाली क्रिया का विवरण दिया जाना चाहिए। तो जो भी क्रिया संपन्न करानी है उसका पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है हमारा, अंत में अनुक्रिया के संकेत की पर्याप्तता या पृष्ठपोषण फीडबैक को स्थान दिया जाना चाहिए, अर्थात पूरी क्रिया को छात्रों के सामने दिखाया जाता है या सिखाया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप पृष्ठपोषण या फीडबैक दिया जाना चाहिए। आगे हम समझेंगे मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्यों के लिए कार्यपरक, कार्यसूचक क्रियाओं की सूची। मिलर ने मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्यों के लिए जिन कार्यपरक, कार्यसूचक क्रियाओं का प्रयोग किया है उसकी सूची इस प्रकार है। मनोगत्यात्मक पक्ष का पहला उद्देश्य है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट। इससे संबंधित एक्शन वर्ब या कार्यपरक क्रियाएं हैं। पहला है सीधा करना, टू स्ट्रेटन,
दूसरा है काटना, टू बाइट। तीसरा है झटका देना, टू जर्क। चौथा है ढीला करना, टू लूज। पांचवा है फैलाना, टू स्ट्रेच। छठा है लंबा करना, टू लेंथ। सातवां है छोटा करना, टू मेक स्मॉल। आठवां है कड़ा करना, टू हार्ड। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसका, आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। इससे संबंधित कार्यपरक क्रियाएं हैं या एक्शन वर्ब हैं। पहला है पकड़ना, टू कैच। दूसरा है चलना, टू वॉक। तीसरा है दौड़ना, टू रन। चौथा है पहुंचाना, टू रीच। पांचवा है पीना, टू ड्रिंक। छठा है घुटनों के बल चलना, टू नील। सातवां है कूदना, टू जंप। आठवां है पकड़ना, टू होल्ड। नवां है रेंगना, टू क्रीप। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटीज। उससे संबंधित एक्शन वर्ब है। पहला है सहन करना, टू बियर। दूसरा है व्यवहार करना, टू कंडक्ट। तीसरा है बढ़ाना, टू इंक्रीज। चौथा है सुधारना, टू रिफर्म। पांचवा है शुरू करना, टू बिगिन। छठा है रोकना, टू स्टॉप। सातवां है सहारा देना, टू लर्न। आठवां है झुकाना, टू बेंड। चौथा ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, परसेप्चुअल एबिलिटीज। इससे संबंधित एक्शन वर्ब है। पहला है संतुलन करना, टू बैलेंस। दूसरा है खोजना। तीसरा है स्मृति चित्रण करना, टू ट्रेस मेमोरी। चौथा है अन्वेषण करना, टू एक्सप्लोर। पांचवा है पकड़ना, टू कैच। छठा है फेंकना, टू थ्रो। सातवां है लिखना, टू राइट। आठवां है छूकर देखना, सूंघकर देखना, सुनना, पहचानना आदि। टू आइडेंटिफाई बाय टचिंग, सीइंग, स्मेलिंग और हियरिंग। नवां है खाना, टू ईट। फिफ्थ हमारा ऑब्जेक्टिव है कौशल युक्त संचालन, स्किल्ड मूवमेंट। इससे संबंधित एक्शन वर्ब है। पहला है गोता लगाना, टू ड्राइव। दूसरा है चलाना, टू ड्राइव। तीसरा है बुनाई करना व सिलाई करना, टू नाइट एंड स्वे। चौथा है वाद्य यंत्रों को बजाना, टू प्ले द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। पांचवा है नृत्य करना, टू डांस। छठा है खोदना, टू डिग। सातवां है तैरना, टू स्विम। आठवां है स्केटिंग करना, टू स्केट। नौवां है नाव खेलना, टू बोट। सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा साइकोमोटर का, सांकेतिक संप्रेषण, कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक और नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। इससे संबंधित एक्शन वर्ब है। पहला है मुस्कुराना, टू स्माइल। दूसरा है नकल उतारना, टू मिमिक। तीसरा है चित्रांकन करना, टू स्केच। चौथा है खड़ा होना, टू स्टैंड। पांचवा है भाव भंगिमा बनाना, टू पोज। छठा है बैठना, टू सिट। सातवां है चिढ़ाना, टू टीज। आठवां है दिखावा करना, टू शो। तो ये हो गया साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव से संबंधित कुछ एक्शन वर्ब ने जो मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्यों के लिए कार्यपरक सूची बनाई थी वो इस प्रकार से थी। इन्हीं एक्शन वर्ब का प्रयोग करके हम मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। आई होप आपको मिलर अप्रोच समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे RCEM मेथड को। आज की क्लास यहीं पे एंड कर। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।